Hello and welcome to the channel. Today we will continue our CBSE sample paper of 24-25 class 10 mathematics basic. The code of this paper is 241. So in this video we are going to see section C. Alright. In the previous videos we have seen section A and B. तो बेटा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो the link is there in the description box below. Alright. So let's get started with section C. हर एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा. Alright, so let's see question number 1 of section C. Prove that root 5 is an irrational number. बेटा ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जैसे रूट 5, रूट 3, रूट 2 ऐसा. ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, लेट लेते हैं. लेट रूट 5 इज रैशनल. अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, रूट 5 को हम लोग p बाई क्यू के उसमें डिनोट करते हैं, वेयर p q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम. कोप्राइम का मतलब होता है बेटा उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. ठीक है, मतलब ये दोनों और किसी के अपने किसी सेम टेबल में नहीं आएंगे 1 के अलावा. अब क्या करेंगे बेटा, p को एक तरफ रहने दो, यहाँ पे बन जाएगा q इंटू रूट 5. ठीक है, अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, पी स्क्वायर, यहाँ बनेगा हमारे पास 5q स्क्वायर. ठीक, तो बेटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर का क्या मतलब है, एक चीज समझो. अगर मेरे पास एक नंबर है कितना 30 को मैं लिख सकती हूँ 30 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू कोई भी नंबर, लेट्स से 6 है ना. तो 5 हमारा 30 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 5 हमारा 30 को डिवाइड कर रहा है. अब अगर मैं 30 का स्क्वायर कर दूं, लेट्स सपोज 900, तो 5 अगर 900 को डिवाइड करेगा तो 5 उसके रूट को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ये तो कंफर्म है. 5 अगर 900 को डिवाइड कर रहा है तो 5 30 को भी डिवाइड करेगा. तो देखो यहाँ पे 5 इंटू समथिंग है, तो इसका मतलब 5 हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को. मैं लिखूंगी पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 है ना, डिविजिबल बाई 5. तो अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो दिस इंप्लाइज p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि p भी हमारा 5 से डिवाइड होगा, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ रफ में बता दिया, आइडिया दे दिया. अब हमें बोला हुआ है बेटा, देखो अब हम क्या ले लेते हैं, अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो मैं ले लेती हूँ लेट p इज इक्वल्स टू 5, कोई भी नंबर ले लो, x ले लो. ठीक है, x क्या है हमारे पास, x इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है. अगर 5 से मल्टीपल है तो 5 इंटू समथिंग होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब p इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स. तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा बेटा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर. ठीक है, अब देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड. तो दोनों साइड p स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2 है ना. तो मैंने क्या, इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2. ठीक है, अगर मैंने 1 और 2 इक्वेट किया तो यहाँ पे बनेगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर. तो 5 से ये गया 5, तो देखो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. अब जैसे हमने पहले में अज्यूम किया था, हमने क्या बोला था कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. यही तो बात हुई है ना, डिविजिबल बाय 5. और वी कैन ऑल्सो से दैट q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5. तो देखो बेटा, अगर अभी हमने बोला था कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोप्राइम बोला था ना. लेकिन अब p हमारा 5 से डिविजिबल है और q भी हमारा 5 से डिविजिबल है. इसका मतलब 5 इज अ कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल है, इसका मतलब p एंड q आर नॉट कोप्राइम, है ना, दे आर नॉट कोप्राइम. दिस मीन्स आवर assumption is wrong, our assumption is wrong. So this contradicts the fact that root 5 is rational. This implies what? Root 5 is irrational. Root 5 is irrational. तुम लोग लिख सकते हो, this contradicts the fact that root 5 is rational. This means root 5 is irrational. खत्म, आ गया समझ में? Alright. Moving on to the next one. Find the ratio in which y-axis divides the line segment
जॉइनिंग द पॉइंट्स, देखो मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पर मेरे पास पॉइंट दे रखा 4, -5 और दूसरी साइड में हमें पॉइंट दे रखा है -1, 2। ठीक है, ए ले लो, बी ले लो। वाई एक्सिस में है बेटा कट कर है, तो वाई एक्सिस में x 0 होगा और वाई में y ले लो, यही होगा, है ना। और हमें बोला हुआ है हमें रेशियो निकालना है, तो जब रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा k:1 ले लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसमें, अगर मैं इसको m कंसीडर करूं, इसको n कंसीडर करूं और इसको x1, इसको y1, x2, y2, तो बेटा तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसको x और इसको y, फॉर्मूला होता था x इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y का फॉर्मूला होता था m y2 प्लस n y, सेक्शन फॉर्मूला यही तो है ना। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूं तो x वाला देखते हैं, x इज इक्वल्स टू m, m मतलब k, m मतलब k, x2 का मतलब -1, x2 ये है ना हमारा -1, प्लस n मतलब 1 और x1 का मतलब क्या है 4, अपॉन m प्लस n का क्या मतलब हुआ k+1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0, तो 0 हो गया। अभी k+1 वहां जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा -k+4 इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। तो हमारा रेशियो क्या बना यहाँ से, रेशियो इज k:1 था ना, तो 4:1। अब k की जगह पे क्या आ जाएगा 4 और 1, 1 तो 1 ही है ना। अब हमें बोला है बेटा ये देखो ये पॉइंट भी निकालो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब 0, y भी निकालना है, तो y के लिए भी कर लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू m, m मतलब अब ये m है ये n है ना, k:1 m हमने k को लिया था, तो m मतलब हो गया 4 इस फॉर्मूले में, y2 का मतलब हुआ बेटा 2 प्लस, अब n मतलब 1 और y1 देखो क्या है -5 अपॉन m प्लस n 4 + 1 है ना, कितना बनेगा 8 - 5 अपॉन 5। ठीक है, तो कितना बनेगा 3/5, 4 2 8, फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 4, 4 2 8 और यहाँ पे हो जाएगा -5, तो बस हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x, y वो क्या बनेगा बेटा 0, 3/5, x तो 0 ही है ना, y एक्सिस पे पॉइंट है तो x 0 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3, 5। ओके, चलो मतलब 0, 3/5। Line 4x plus y is equals to 4 divides the line segment joining the points -2, -1 and 3, 5 in a certain ratio। देखो हमें बोला है एक लाइन है, चलो पहले पॉइंट बना देते हैं, ये पॉइंट है -2, -1 और यहाँ पर पॉइंट है 3, 5। अब एक लाइन है बीच में कहीं पर जो इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन है 4x plus y is equals to 4। ठीक है, हमें निकालना है रेशो कितना होगा, रेशो, तो रेशो फिर से बेटा हम क्या लेंगे k:1, हम अभी भी ले रहे थे k:1। ठीक है, इस पॉइंट को ले लो a, इस पॉइंट को ले लो b, ठीक, ये पॉइंट ले लो c। ठीक है, रेशियो हो गया हमारे पास k:1। अब इस c बेटा क्योंकि इस लाइन से पास हो रही है तो इसमें देखो एक्स वाई वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा x, y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा, तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अभी बताया था, अगर हम इसको m लेते हैं, इसको n लेते हैं, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ये बीच वाला xy रहता है, तो x, y की वैल्यू कितनी होती है बेटा, देखो x की वैल्यू होती है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, यही होता है वैल्यू, है ना। अब चलो पहले एक बार इसको सॉल्व करते हैं, तो अब देखो x, y बनेगा हमारे पास m, m की जगह पे k, x2 की जगह पे 3, तो 3k प्लस n की जगह पे 1 तो -2 अपॉन m प्लस n मतलब k+1, कॉमा m y2, m इज k, y2 इज 5, तो 5k -1 अपॉन k+1। अब बेटा एक चीज देखो, ये जो x, y है वो इस लाइन से तो पास हो रही है ना, ग्रीन वाली लाइन से तो पास हो रही है ना, x, y से, तो इट शुड सेटिस्फाई, तो जो ये x, y है इट शुड सेटिस्फाई the
इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब अगर एलएचएस में एक्स वाई की वैल्यू पुट करूंगी तो आरएचएस की वैल्यू आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये ए बी के लिए भी वैलिड है, और अगर सपोज मैंने कुछ नेम दे दिया पी क्यू दे दिया सपोज, तो वो पी क्यू के लिए भी वैलिड है, सेम पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन में हम इसको डाल देंगे अब। तो देखो हम डालेंगे कैसे, 4x की जगह पे हम लोग डालेंगे 3k-2 अपॉन के प्लस 1, प्लस y की जगह पे हम पूरा डाल देंगे 5k-1 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब सॉल्व करो, इसे हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 तो चलो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर एलसीएम भी ले लेते हैं। के प्लस 1 हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ तो सेम 4 3 ज़ा 12 के, ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ा 8, 5k-1 इज इक्वल्स टू 4, के प्लस 1 उधर चला जाएगा और 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17k-9 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 4, बेटा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये 4k इधर आ जाएगा तो 17k-4k इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, तो ये कितना हो जाएगा 13k इज इक्वल्स टू 13, तो बेटा k की वैल्यू आ गई 1। तो रेशियो देखो ये तो बहुत सिंपल है, रेशियो क्या था, k/1, तो जब k ही 1 आया तो 1/1। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया बेटा 1/1। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्रूव दैट cosec a, wait, prove that cosec a minus sin a, cosec a माइनस साइन ए, और हमारे पास है सिकेंड ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस। सबसे पहले ना अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो क्या करना होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो कॉसेक क्या होता है बेटा, 1/sin, और साइन तो एज इट इज साइन रहने दो, है ना। सेक क्या होता है, 1/cos, और कॉस को कॉस रहने दो। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, साइन ए, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वेरी इजी। ये क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये पता है ना बेटा कैसे होता है, ये नीचे 1 लिखेंगे तो नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसको इससे, ठीक है, तो जगह कॉस है। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को यहीं रहने दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को यहीं रहने दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ सकता है, कॉस स्क्वायर ए आ सकता है, और नीचे साइन ए आ गया, मल्टीप्लाई पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए आएगा, और नीचे कॉस ए आ गया, एक कॉस ए से एक कॉस ए गया, एक साइन ए से एक साइन ए गया, क्या बचा, ऊपर कॉस ए साइन ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको छोड़ दो यहीं पे, अब हम लोग करेंगे आरएचएस सॉल्व। ठीक है, आरएचएस सॉल्व कर देते हैं। तो देखो इसको यहां से हटा रही हूँ। tan क्या होता है बेटा, साइन बाई कॉस, और कॉस कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो आरएचएस अगर मैं करूंगी, आरएचएस अगर मैं करूंगी तो ये बनेगा 1/साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, यही बनेगा। अब नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन ए कॉस ए, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यही बनेगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बताता है, 1, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए अपॉन 1। देखो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए हो गया, इक्वल आ गया, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड देखो बेटा मैंने टेबल बना रखी है, हमारे पास क्लास दे रखी है, एफ आई है, यू आई और एफ आई यू आई निकालना है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलता है बेटा, इन दोनों का मिड, मतलब ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2, तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5, ऐसे 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये तो तुम आराम से निकाल सकते हो 15 25 35 45। ठीक है, यू आई का फॉर्मूला होता है बेटा, यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन एच।
अब अज्यूम्ड मीन क्या होता है? अज्यूम्ड मीन होता है हमें एक्सआई में से जो बीच वाली वैल्यू होती है उसको चूज करना होता है, और अगर हमारे पास इवन होगा तो हम इवन में से जो दो बीच की वैल्यू में से कोई भी चूज कर लो, है ना। अभी तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से बीच वाला कौन सा हो गया? 25। तो इसको हम अज्यूम्ड मीन बोल देंगे, ठीक है। एच क्या होता है बेटा? इनका डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस है, 50 माइनस 40, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है 10। तो एच हमेशा क्या, एच इस वाले क्वेश्चन में एच क्या हो गया? 10। अज्यूम्ड मीन क्या हो गया? 25, ठीक है। तो देखो यूआई कैसे निकलेगा फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ। फर्स्ट के लिए यहीं पे लिख देती हूँ, एक्स आई हो गया हमारे पास 5, अज्यूम्ड मीन हो गया हमारे पास 25 और एच हो गया हमारे पास 10। तो कितना हो जाएगा? -20/10। कितना हो जाएगा बेटा? -2। सेम 15 माइनस 25 कितना हो गया? -10। -10/10 -1, ये तो 0 आ जाएगा। 35 माइनस 25 10/1, 10/10 1 2। अब एफ आई यू आई 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 10 1 जा -10, ये तो 0 हो जाएगा। 9 1 जा 9, 10 2 जा 20। ऐड करो बेटा, तो 20 माइनस 10 कितना बनेगा? 10, है ना। 20 माइनस 10 10, 10 प्लस 9 19, 19 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 7। और बस 7 ही आएगा। तो हमारे पास ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। अब हमारे पास देखो एफ आई भी ऐड करना होगा, ऐड करो। 10 20 30 35 45 45 और 50, ठीक है। मतलब 9 मैंने वहां ऐड करके कर दिया 50, तो ये 7 हो गया ये। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है मीन का? एल प्लस, सॉरी एल नहीं, ए प्लस, ए मतलब अज्यूम्ड मीन, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। अज्यूम्ड मीन हमने अभी क्या निकाला था? 25। एफ आई यू आई कितना है बेटा हमारे पास? 7 और वो 50, 7 50 और एच आया हमारे पास 10। 0 से 0 गया, मतलब गया। ये बनेगा 25 प्लस 7/5 कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, है ना। 26.4, दैट्स इट। सो दिस इज योर मीन। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। In the given figure, P and PB are tangents to a circle centered at O. Prove that OP bisects APB. APB. ओके, बाइसेक्ट का मतलब मुझे एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना है बेटा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो, क्वेश्चन सिर्फ ये है, बीच वाला फिगर मैं अभी नहीं बनाऊंगी, ठीक है। हमारे पास ये है, ये है, ये सेंटर ऑल दो नहीं दिख रहा है पर ठीक है, ये सेंटर समझ लो। और ये लाइन हमारे पास ऐसे दे रही, ये P है, एंगल 1, एंगल 2, इसको एंगल A, ये एंगल हमारे पास B। हमें गिवन क्या है बेटा? देखो गिवन है फर्स्ट पार्ट के लिए P and PB are tangent. PA and PB are tangents to a circle with center O. ओके, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये P है ना, ठीक है। अब देखो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? अब देखो ये इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है AOP एंड ट्राइंगल BOP, ठीक है। अब एक चीज समझो पहले, हमारे पास ये वाली साइड इसके इक्वल है बेटा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये वाली साइड इसके इक्वल है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम। और ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया कौन सा क्राइटेरिया? एस। इवन हम बीच वाला भी कर सकते हैं, कॉमन हो गया, है ना। तो बीच वाला लेके मैं कॉमन कर दूंगी और कॉमन होके एस 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 क्राइटेरिया हो जाएगा। समझ में आ गया? मैं इसको भी कर सकती हूँ, लो ये 3 कर दिए, एस 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 क्राइटेरिया से सेम हो गया, इसको रहने दो अगर तुम्हें थ्योरम याद नहीं है तो। यहाँ तक समझ में आ गया? कैसे बोला मैंने? ए ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ओ ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम
एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ओपी ओपी कॉमन, कॉमन हो गया, तो हमारे पास तीन चीजें आ गई। तो ट्राइंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओपी by SSS criteria, and from here we can conclude that angle 1 is equals to angle 2 CPCT, corresponding part of congruent triangle। तो फर्स्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमें बोला है OP is the right bisector of AB। OP is a right bisector of AB का मतलब ये बीच वाली लाइन का भी है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने प्रूफ कर दिया 1 2 के इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया था। ठीक है, अब देखो हमारे पास हम क्या करेंगे ना, जो हमारे पास ये फिगर है, अब अपने असली वाले फिगर में ही देख लेते हैं। ये 1 था, ये 1 2 हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। हमें बताना है ओपी इज अ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है, देखो गिवन वही है, टू प्रूफ में हमें क्या करना है बेटा, कि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब हमें प्रूफ करना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, और बाइसेक्टर का मतलब है हमें प्रूफ करना है ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, हमें ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल बी क्यू पी, मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल ए क्यू पी और बी क्यू पी, इसको भी कलर कर देते हैं बी क्यू पी, है ना। अब तुम एक चीज देखो, पहले तो क्यूपी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, दो बार सेम कलर में आ गया ना, तो क्यूपी क्या हो गया, कॉमन। एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसे पेन लगा देना, उसमें तुम्हें पेन से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज सेम आ रही है ना। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ कर दिया था हमने, प्रूफ अबव, प्रूफ अबव। अभी मैंने तुम्हें बताया कि एपी किसके इक्वल होगा, बीपी के इक्वल होगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। राइटिंग नहीं समझ में आ रही बेटा तो मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो। ठीक है, ओके। अब देखो तीन चीजें हो गई, तो कौन कौन सी चीजें हुई, एक हुआ ये इसके इक्वल है, एक ये हुआ और एक एंगल, तो एस ए एस, एस ये, फिर ये एंगल और फिर ये एस। तो ट्राइंगल ए क्यू पी इज इक्वल, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू पी बाय SAS क्राइटेरिया, एंड फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट, कि क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, पर परपेंडिकुलर तो नहीं कंक्लूड कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे कि, अब देखो मैं ये तो बोल सकती हूँ इन दो ट्राइंगल में कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल, है ना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT, और 3 और 4 क्या बन रहा है बेटा, 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर पेयर। और दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3, मतलब 3 प्लस 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 भी 90 डिग्री, तो हो गया कि नहीं परपेंडिकुलर। इसका मतलब OP या PO इज परपेंडिकुलर ऑन AB, और बाइसेक्टर तो हमने यहाँ से दिखा दिया कि वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल लेंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, प्रूव दैट लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो मैं जितनी बार अभी मैं टेंजेंट वो वाला थ्योरम बोल रही थी ना, सेम वही चीज बताया कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मेरे पास सेंटर है, और सेंटर से हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन किया, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, PQ ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं, इसको O ले लेते हैं, इसको ज्वाइन, पहले चले पहले क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब दो टेंजेंट है मेरे पास PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स drawn from an external point P on circle with center O। ठीक है, और टू दी सर्कल लिख दो, ज्यादा बेटर है, विथ सेंटर O, टू दी सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों की लेंथ इक्वल है, PQ PR के इक्वल है। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा,
बहुत ही सिंपल है ये प्रूफ। जॉइन ओपी, ज्वाइन कर दिया, जॉइन ओपी जो कंस्ट्रक्शन होता है मेनली उसको डॉटेड से बना लिया करो, ज्यादा बेटर होता है। अब देखो अगर मैंने ये कर दिया तो अब हम क्या करेंगे ना, दो ट्राइंगल बन गए ओ क्यू पी और ओ आर पी। ठीक है, हम इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। ठीक, तो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ट्राइंगल ओ आर पी, देखो पहले तो ये इसके इक्वल है क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है ना, सेम ही रेडियस सेम है, तो मैं क्या लिखूंगी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, पहली चीज हो गई। अच्छा ओपी ओपी कॉमन आ गया, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन। और बेटा एक चीज, जो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो जाएगा। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो रेडियाई होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ठीक है, ओके। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई। अब देखो एक ये आया है ना, एक ये आया है और एक 90 डिग्री, तो बेटा कौन सा क्राइटेरिया हुआ है ये बताना, ये कौन सा क्राइटेरिया होता है, ये होता है RHS क्राइटेरिया। क्यों बोला RHS? RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो ये राइट एंगल बन रहा है, हाइपोटेन्यूज देखो ओपी वाली हाइपोटेन्यूज है और साइड हमारी ओक्यू हो गई। अच्छा इसके अलावा कुछ और नहीं बोल सकते हैं इसको, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक साइड है फिर एंगल है, तो SSA नहीं बनता, ये ASS कोई चीज होती नहीं है, इसीलिए RHS। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं क्या प्रूफ कर सकती हूँ, दैट PQ इज इक्वल्स टू PR CP हेंस प्रूव्ड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया? ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। ये देखो ज्यादा सिंपल था ना, बी पार्ट। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। ओके, हमारे पास दो डिजिट का नंबर है बेटा। अब देखो दो डिजिट का नंबर, पहले हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। मेरे पास दो डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, 23 हो सकता है, 32 हो सकता है, 48 हो सकता है, 84 हो सकता है, 56 हो सकता है, 65 कुछ भी हो सकता है ना। और रिवर्सिंग का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास एक नंबर है 48, तो देखो ये मेरे पास वंस है और ये मेरे पास टेंस है, ये, तो टेंस वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे बचपन में, याद है? और वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते थे और फिर उनको प्लस करके 48 बनाते थे। अब अगर ये रिवर्स हो गए बेटा, रिवर्स हो गए, रिवर्स हो गए, तो रिवर्स में ये क्या बन जाएगा, 84 बन जाएगा। अब 84 में 8 वाला टेंस बन जाएगा और 4 वाला वंस बन जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई? बस यही करना है बेटा हमने पूरे उसमें। ठीक है, अब देखो हमें बोला सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो दो डिजिट का नंबर है, सपोज मैंने लिया 48, तो उसका रिवर्सिंग वाला हो गया 84, इन दोनों को प्लस करके जितना भी आ रहा है हमारा। ठीक है, इफ द टेंथ डिजिट इज 3 मोर देन द वंस डिजिट देन द यूनिट डिजिट, देन फाइंड द नंबर। तो रिवर्स समझ में आ गया। अब देखो मैं अभी फिर से यहाँ पे बताती हूँ कि मेरे पास लेट x be the unit digit and y be the टेंथ डिजिट। ठीक है, तो बेटा मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा बताना, ओरिजिनल नंबर बनेगा मेरा, जो यूनिट डिजिट है वो 1 से मल्टीप्लाई, जो y है वो 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस x 1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा बेटा 10y प्लस x। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है ना, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई। ओके, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स, जब हम रिवर्स करते हैं तो हमारा न्यू नंबर बनेगा ऑन ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग हमारे पास जो न्यू नंबर बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, देखो अब मैंने क्या कहा था, अगर हम रिवर्स करेंगे तो y x की जगह पे आ जाएगा और x y की जगह पे, है ना, तो क्या बन जाएगा 10 इंटू एक्स, अब 10 हमारा x बन गया, एंड y इंटू 1 तो क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। अब बेटा हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो फर्स्ट में पढ़ो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो ये कितना बनेगा, देखो 10y प्लस वाई 11y, 11x इज इक्वल टू 99, तो y प्लस एक्स 11 कॉमन लेके 11 से डिवाइड कर दिया 9,
दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन पढ़ो। इफ टेंस डिजिट इज, बेटा टेंस क्या था, y, है ना। इफ टेंस डिजिट इज, इसका मतलब इक्वल टू, टेंस डिजिट इज 3 मोर का मतलब प्लस, देन द यूनिट डिजिट क्या था, x। अभी डिजिट डिजिट की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने y के साथ 10 मल्टीप्लाई नहीं किया, हम सिर्फ डिजिट की बात कर रहे हैं, नंबर जो वो डिजिट होता है ना 1 2 3 4 वाला डिजिट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। तो ये क्या लिखूंगी मैं इसको, इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 बेटा, सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2। अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये कट गया, 2y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12। तो y की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 6। अगर y 6 आ गई तो इस वाले में पुट कर दो, 6 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। तो x कितना आएगा बेटा, 3। अब नंबर क्या बनेगा हमारे पास, तो जो ओरिजिनल, फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर की बात कर रहे हैं ये, ओरिजिनल नंबर। तो देखो ओरिजिनल नंबर में टेंस क्या था हमारे पास बेटा, टेंस था y, तो y पहले आएगा 6 और फिर उसके आगे आएगा 63। यहाँ खुद ही देख लो, 10 इंटू वाई पुट करो, 3 इंटू 10, सॉरी 6 इंटू 10, 60 प्लस 3, 63। सो आवर आंसर विल बी 63। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई, आंसर क्या आएगा 63, ठीक है। ओके, सो आई गेस हाँ इतने ही है क्वेश्चंस। in section C we have only questions from 26 to 31। ऑलराइट, आई नो कि बहुत टाइम लग गया, बट मतलब तुम्हें एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है बेटा, मैंने तो दोनों और पार्ट करे हैं, बट यू हैव टू चूज और में से कौन सा वाला पार्ट तुम्हें अच्छे से आता है, वही वाला पार्ट करना है, ऐसे नहीं कि दोनों के दोनों पार्ट कर देने। ऑलराइट, so I hope you guys understood today's lecture. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.